नाउ करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमको जो डिस्कशन करना है ये AKTU में आया हुआ क्वेश्चन है, ये फंडामेंटल पर बेस्ड प्रॉब्लम है और इसको हम लोग फेजर से करेंगे, ठीक है। और हाउ टू राइट इट, इस क्वेश्चन को करने का पर्पस भी ये है कि हाउ टू राइट इट, कैसे लिखना चाहिए जिससे हमको गुड मार्क्स मिलें, और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, ठीक है, समझते चलेंगे, जैसे जैसे दिया है उसी हिसाब से चलते चलेंगे। जो बोला ए वोल्टेज VT लाइक दिस वन इज अप्लाइड टू ए सर्किट सो इन फिगर, ठीक है। फाइंड द करेंट एंड देयर फेज एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फॉर द 3 ब्रांचेस, ठीक है। इस 3 ब्रांचेस में हमको जो है ये जो पैरामीटर जो भी दिए हुए हैं वो हमको डिटरमाइन करना है। तो ठीक है, देखिए ये वोल्टेजेस, अब देखो ये तीनों के तीनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है वो एक्चुअली पैरेलल ऐसे कनेक्ट कर दो इसको। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि VT की वैल्यू कितने दी हुए, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट है करंट डिटरमाइन करना ऑल ब्रांचेस में। तो कुछ भी नहीं समझ में आए, सबसे पहले क्या करो, सब में करंट मान लो, I1 लिखोगे, इसमें I2 लिखोगे, ठीक है, इसमें I3, कोई दिक्कत नहीं। इधर से नेट करंट मान लेते हैं I, तो हमारा और एक टारगेट करेंगे कि सप्लाई करंट भी डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे, ठीक है, और सप्लाई करंट का जो सप्लाई वोल्टेज है उसके साथ एंगल कितना वो भी हम देख लेंगे, एक्सटेंड करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा और समझना चाहते हैं, अब देखो कि जो वोल्टेज दिया हुआ है वो टाइम डोमेन में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, टाइम डोमेन में। 400 sin 314t, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 314 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब हम इस पूरे होल सिनेरियो को फेजर करस्पॉन्डिंग करना चाहते हैं। तो हमने क्या पता था, जब भी फेजर में करो, देखो इस वोल्टेज को क्या लिखोगे तब, V दिस इक्वल टू V एट द एंगल 0। अगर रेफरेंस वोल्टेज हमने बताया था जब पैरेलल में सर्किट हो तो कोशिश करना चाहिए कि जो आपका सप्लाई वोल्टेज है उसको रेफरेंस लो, और अगर सीरीज में रेजिस्टेंसेस या जो भी है पैरामीटर्स दिए हों तो वहाँ पे हम लोग करंट को लेके चलते थे, नहीं जब फेजर डायग्राम प्लॉट करने के लिए बोला था, तो उससे आपको जो ज़्यादा ईजियर हो जाता है, अदरवाइज डिफिकल्टी आ जाती है, नहीं समझने में ईजी हो जाता है। चलो, और यहाँ पे V एट द एंगल 0, अब यहाँ पे V की वैल्यू RMS वैल्यू भी ले सकते हो और पीक वैल्यू भी ले सकते हो। तो जनरलाइज स्टैंडर्ड वो है कि VRMS वैल्यू ली जाती है। तो अगर आप VRMS लेके चलोगे तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। अब ये बताओ 400 है तो इसका VRMS वैल्यू क्या होगी, VRMS वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू Vm/√2। क्यों, क्योंकि साइन है इस वजह से /√2 से डिवीजन हो गया। साइन या कॉस हो तो /√2 से डिवीजन, अदरवाइज अदर चीजें होंगी तो वो डिपेंड, तब हमको VRMS वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए 400 डिवाइडेड बाई कितना बचेगा, /√2, 282 के आसपास आएगा। ये जो वैल्यू है 400 डिवाइड बाई √2, ये 282.84 वोल्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो V कितना हो गया सप्लाई वोल्टेज फेजर के फॉर्म में, 4 एट द एंगल 0 वोल्ट, ठीक है, ऐसे लिख लो, बस लिखने की जरूरत नहीं ज़्यादा, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ये तो हो गया, हमारा टारगेट है पहले करंट को डिटरमाइन करना। करंट के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज चाहिए था, वोल्टेज हमको मिल गया भाई, वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पीडेंस। यहाँ पे Z1 Z2 Z3 कर दो, तो Z1 क्या होगा, तो फर्स्ट ब्रांच में 1/j ओमेगा सी, या ऐसे लिख सकते हो -j1/ωc। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2πf, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये कितना है 314, और सी की वैल्यू कितनी है 50 10⁻⁻6, ठीक है, जो भी आएगा -j60, देखते हैं कितना आता है। ये है आपका 1 2 3 4 3 4 डिवाइडेड बाई 314 डिवाइड बाई 50, तो ये आ रहा है कितना 63, ये आ रहा है 63.69 ओम, ठीक है। ये हो गया हमारा Z1 की वैल्यू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 6.69 एट द एंगल -90 डिग्री ओम, ठीक है। यहाँ पे लिखना चाहो तो बोल्ट लिख लो, कुछ लोग कहेंगे सर आपने ओम लिखा तो इसको भी लिखो उसी हिसाब से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया फेज एंगल।
और ये जो फेज एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज है, ये विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। चलो ये फेजर जो सब बनाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सॉरी इम्पीडेंस हुआ ना, ये भी करंट नहीं है। करंट की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू लिखना चाहो तो पहले हम निकाल लेते हैं Z1 Z2 Z3। तो Z2 कितना है, Z2 तो हमको पता है R1 है, R1 की वैल्यू कितनी है 100 ओम, उसमें कुछ करना नहीं। Z3 की वैल्यू कितने हैं R2 प्लस J ओमेगा L, क्योंकि इंडक्टर है दैट्स वाई ओमेगा लिखेंगे। तो R2 की वैल्यू कितनी है 50 ओम प्लस J 314, L की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट L 0.1, तो ये हो गया 50 प्लस J 31.4, 59 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो 50 प्लस 31.4 J को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये मिलेगा 59 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 59.04 एट द एंगल 32.128, ठीक है, ओम, और ये भी ओम में, ठीक है। अब देखो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 दिस इक्वल टू क्या होता है V डिवाइड बाई Z1। V कितना है 282.84 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई Z1 की वैल्यू कितनी है 63.69 एट द एंगल -90, ठीक है। तो 282.84 डिवाइड बाई 63.69, ये हो जाएगा 4.44 एट द एंगल +90, ठीक है। I1 I2 की वैल्यू I2 दिस इक्वल टू V डिवाइड बाई Z2, V डिवाइड बाई Z2। V कितना है 282.84 एट डिवाइडेड बाई ये कितना 100 एट द एंगल 0, तो ये हो जाएगा 2.82 एट द एंगल 0 एम्पियर। ये एम्पियर में, ये भी एम्पियर में। और व्हाट अबाउट I3 की वैल्यू V डिवाइड बाई Z3। V 282.84 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई कितना है 59.04 एट द एंगल 32.128। ये वैल्यू सॉल्व करके कितनी आएगी, देखो 282.84 डिवाइड बाई 59.04, ये कितना हो गया, दैट इज 4.79 एट द एंगल -32.128, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब अगर आप देखो यहाँ तक लिख लिया, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट क्या है, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना था और फेज एंगल, फाइंड करेंट्स। तो करंट का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट करंट का मैग्नीट्यूड ये हो गया, सेकेंड का ये हो गया और थर्ड का ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अगर अब इसको आंसर में लिखना है ना, तो देखो पहला तरीका ये है कि ये जो वही वैल्यू है, ये कौन सी है RMS वैल्यू है, ये भी कौन सी वैल्यू है RMS वैल्यू है, और ये भी कौन सी वैल्यू है RMS वैल्यू है। सब के सब यहाँ पे जो हमको वैल्यू मिली है वो RMS वैल्यू करस्पॉन्डिंग है। अब अगर आप फेजर बनाना चाहें, ठीक है, I1 I2 I3 का, तो पहले देखो I1 का V का किधर बनेगा, ऐसे V एट द एंगल 0। I1 का 90 डिग्री +90 है तो किधर करेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। I2 किधर होगा, फेज एंगल 0 है तो दैट्स वाई ऐसे बनेगा। I3 किधर बनेगा -32, तो ये किधर आएगा, इधर कहीं, ये होगा I3, ये -32.128 और ये 90 डिग्री +90 डिग्री और ये 0 डिग्री करस्पॉन्डिंग। तो ये हो गया फेजर रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों का फेजर रिप्रेजेंटेशन। अब हमको लिखना है कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट वाले करस्पॉन्डिंग I1 जो है, I1 जो है हमारी करंट आई है, I1 की वैल्यू जो आई है कितनी आई है 4.44 एम्पियर लीडिंग अप्लाइड वोल्टेज बाई हाउ मच एंगल 90 डिग्री। ये हो गया आंसर पहले का। दूसरा के लिए सॉरी, इस पे ऊपर ये बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये जो भी वैल्यू होगी RMS वैल्यू होगी। अगर बीच में यहाँ पे लिखना चाहो तो
अगर पीक वैल्यू में लिखना चाहते हो तो क्या करोगे, 4√2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.82 एम्पियर ब्रैकेट में RMS, ये कौन सी वैल्यू है, RMS। इससे बेटर होगा कि आंसर जो चेक करेगा कहीं अब वो पीक वैल्यू को मेंशन करके चल रहा है तो √2 से मल्टीप्लिकेशन करके, नहीं तो आप RMS लिखा है तो इस हिसाब से ये सही है। विथ, अब ये देखो इसको क्या लिखोगे, ये हमारा किसके करस्पॉन्डिंग है, ये जो वैल्यू आई है इस ऐसे लिखोगे, ए फेज एम्पियर इन फेज विथ अप्लाई वोल्टेज, विथ अप्लाई वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। तो ये हो गया सेकेंड का आंसर, ठीक है। थर्ड का आंसर क्या मिलेगा, I3 कितना हो गया मैग्नीट्यूड में 4.79 एम्पियर, और ब्रैकेट में हमेशा याद रखना हाउ टू राइट इट, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। 4.79 एम्पियर। अब ये बताओ माइनस में एंगल है तो ये क्या कर रहा है, देखो लैग कर रहा है ना, लैग अप्लाई वोल्टेज से लैग कर रहा है बाई हाउ मच एंगल, दैट इज 32.128 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम इसमें एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, डिटरमाइन सप्लाई करंट, ठीक है। सप्लाई करंट को निकालते हैं। तो देखो मैग्नीट्यूड और फेज एंगल करस्पॉन्डिंग, ये तो आंसर सही है। ये भी पूछ सकता है कि जो करंट I1 I2 I3 है निकालो, वो इन द फॉर्म लाइक दिस वन करस्पॉन्ड लिखो। तब क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया। देखो हमको पीक वैल्यू चाहिए, ये जो भी वैल्यू कौन सी है, पीक वैल्यू। तो अगर हम I1T लिखना चाहते हैं तो I1T के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी I1 आया, I1 की वैल्यू कितनी है 4 पॉइंट इतनी, तो इसमें क्या करोगे, √2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे, नहीं IRMS जिसमें इक्वल टू क्या होता है IM/√2। तो अगर हमको IM लिखना है तो क्या करोगे, √2 इंटू IRMS। इस वजह से इसमें √2 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, तो इसमें से जो भी वैल्यू है √2 साइन ω/t, तो वो ये होगा 314t। अब एंगल कितना है +90, तो यहाँ पे जो भी है ना +90, यहाँ पे एम्पियर। I2 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, I2 की वैल्यू जो भी आई है 2.82 √2 साइन 314t, और एंगल कितना है 0, तो बस इतना ही। I3 की वैल्यू लिखना चाहें तो I3t, तो ये हो जाएगा कितना है I3t 4.79 √2 साइन 314t माइनस 32.128 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मतलब जो अगर पूछता है कि जैसे ये लिखा है उसी के फॉर्म में इसको भी लिखो, तब यह पूछ दिया। एक और चीज़ कि हमने बताया ना सप्लाई करंट निकालना है, तो सप्लाई करंट क्या होगी, तीनों करंट का सम हो जाएगी, तीनों करंट का सम। तो हम पहले इम्पीडेंस को ये वाला लाइन हटा देते हैं, लिख लो, इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लो, तो मिटा देता हूँ इसको मैं। हमको I1 I2 और I3 चाहिए। I1 I2 और I3 तीनों है ना। I1 की वैल्यू कितनी है 4.44 एट द एंगल +90, दूसरा 2.82 एट द एंगल 0, तीसरा 4.79 एट द एंगल -128 डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 4.44 एट द एंगल 90 डिग्री प्लस 2.82 एट द एंगल 0 डिग्री प्लस 4.79 एट द एंगल -32.128, ठीक है। अब इन सब को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ रहा है 7.132 एट द एंगल कितना आ रहा है एंगल 15.38। एक बार रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है। मिस्टेक हमसे भी होती है, लेकिन प्रोसीजर यही है, प्रोसीजर में मिस्टेक नहीं होगी। तो फाइनल आई कितना आया, आई की वैल्यू 7.132
32 और ये फेज एंगल कितना आया 15.38। एक बार रीचेक कर लेना, ठीक है। तो आई टी क्या हो जाएगा, आई टी की वैल्यू इसको भी अगर लिखना चाहो 1.132 एट द एंगल नहीं √2, सॉरी इसको हम लिखना चाहते हैं उस टाइप में √2 साइन 314t प्लस 15.38 एम्पियर। दिस इज द फाइनल आंसर, सप्लाई करंट हो गई, ठीक है। अगर पावर फैक्टर पूछता है, सप्लाई पावर फैक्टर, तो क्या हो जाएगा कॉस, सप्लाई पावर फैक्टर कॉस ऐसे कॉस 5s दिस इक्वल टू कॉस 15.38। तो जो आएगा आंसर वो हो जाएगा। और ये क्या लीडिंग है कि लैगिंग है, देखो ये लीड कर रहा है तो लीडिंग, यहाँ पे लीड, पावर फैक्टर क्या करेगा, लीड करेगा, वोल्टेज से लीड कर रही है ना करंट, दैट्स वाई। तो करंट लीड कर रही है तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। अगर करंट वोल्टेज से लैग कर रही है तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग होगा, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी, ठीक है, हाउ टू बी सॉल्व इट, और विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम के थ्रू उसका और चीज़ें हम लोगों ने एनालिसिस किया, ठीक है। इसको चाहते तो आप इसको हर को, जैसे मान लो अगर बोल दिया कि रिजल्टेंट करंट निकालिए, तो आप क्या कर सकते थे, दूसरा तरीका क्या था, एक तो तरीका ये है कि सबको फेजर में कन्वर्ट करके ख़त्म कहानी, दूसरा फेजर डायग्राम की हेल्प से I1 को इसका I1 को I2 को I3 को सबको x और y एक्सिस में कन्वर्ट करते, फिर I cos phi दिस इक्वल टू I1 cos phi 1 प्लस I2 cos phi 2 प्लस I3 cos phi 3 निकालते, उससे IX निकलता, मतलब I cos थीटा को IX मान सकते थे। उसी तरीके से IY करते, उसको इन सब को Y कंपोनेंट में करते, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था हमने इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को कि सबको हाउ कैन रिजॉल्व, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं कि फिर I1 sin phi 1, I2 sin phi 2, I3 sin phi 3, फिर वो हो गया I sin थीटा करस्पॉन्डिंग, I sin phi करस्पॉन्डिंग, और वो IY हो गया। तो रिजल्टेंट करंट क्या मिलेगी, IX का स्क्वायर प्लस IY का स्क्वायर का अंडर रूट ले लो तो उससे मैग्नीट्यूड मिलता, तो ये मैग्नीट्यूड मिलता, ये वाला जो अभी आया था मैग्नीट्यूड आता। और फिर इसके बाद tan phi की वैल्यू कैसे निकल, tan इनवर्स IY बाई IX करते तो हमको ये मिल जाता, ठीक है। तो वो भी प्रोसीजर है और ये सबसे ईजीएस्ट प्रोसीजर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर तरीके से अपने पास रखना चाहिए, कभी कभी ये भी भूल जाते हैं, आप नहीं लगाने आ रहा तो उससे कर लो, ठीक है। तो इसलिए अपने पास परमुटेशन बहुत सारे आपको तरीके रखने पड़ेंगे अपने पास सॉल्व करने के लिए, और सबकी प्रैक्टिस करो, इसको उसके थ्रू भी करो जिससे पता चल जाएगा कि कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे, ठीक है। कर लो इसको जल्दी से।